नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहादुराबाद दौरा। पतंजलि योग पीठ में योग गुरु बाबा रामदेव ने किया स्वागत। छात्र छात्राओं के द्वारा किए गए योग को सराहा। देहरादून में पीएम मोदी की रैली से पहले कोरोना को लेकर भाजपा मुस्तैद। भाजपा कार्यालय में सभी पदाधिकारियों का कराया गया कोविड टेस्ट। रैली में कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं होगा शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अल्मोड़ा दौरा। खूंट में जनसभा को संबोधित कर साधा भाजपा पर निशाना। कहा 16 दिसंबर को राहुल गांधी करेंगे देहरादून में जनसभा को संबोधित। उत्तराखंड में आप पार्टी ने किया चुनावी प्रचार अभियान तेज। कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने की हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित। दिल्ली मॉडल का किया गया बखान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। मतदान में युवाओं की भागीदारी को लेकर लोगों से की अपील। चलिए अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित पतंजलि योगपीठ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु बाबा रामदेव ने उनका स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान ने परिसर में योग सीख रहे छात्र छात्राओं के माध्यम से योग का प्रदर्शन देखा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए सन्यासियों को योद्धा बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भी हम योग को आगे ले जाने का काम करेंगे, जिसका कार्य स्वामी रामदेव के नेतृत्व में होगा। तो वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि देश के 75वीं वर्षगांठ पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान के साथ किया, जो कि देश में विश्व कीर्तिमान बनेगा। बीमारियों ने जो देश में त्राहिमाम मचा के रखा है, उसका उपचार योग के माध्यम से किया जा सकता है। समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माण के लिए हमारे योद्धा सन्यासी और सचमुच में जिन्होंने केवल देश में नहीं दुनिया में क्रांति की, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, हमारी शिक्षा के माध्यम से, वो अद्भुत है। आज हमने यहाँ 75 करोड़ सूर्य नमस्कार जो आजादी के 75वें वर्ष में होंगे, उसका वर्चुअली महाराज जी के साथ शुभारंभ किया। लेकिन उसके साथ साथ मैं स्वयं ये महसूस करता हूँ कि योग की शिक्षा व्यक्ति के शरीर, मन और बुद्धि का, आत्मा का विकास करेगी। तो ये योग की शिक्षा सच में ऐसे व्यक्ति निर्माण करेगी जो देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, परोपकारी, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने वाले होंगे। तो योग की शिक्षा को मध्य प्रदेश में देने का अभियान चलाया जाएगा। योग आयोग का हम गठन करेंगे और ऐसे श्रेष्ठ संत और सन्यासी जो पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में वो काम होगा। और मुझे पूरा विश्वास है
जिससे प्रदेश भी बदलेगा और देश भी बदलेगा। मैं आभारी हूँ स्वामी। महोत्सव पर 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का भी शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी योगी योद्धा कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज उसका शुभारंभ किया गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्व कीर्तिमान बनेगा और मध्य प्रदेश में अब आंशिक रूप से योग शिक्षा को लेकर के टुकड़ों टुकड़ों में उसको लागू करने को लेकर के पूरे देश में प्रयास हो रहे थे, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने योग को व्यापक रूप से शिक्षा का अंग बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कार्य योजना के लिए प्रतिबद्धता यहाँ से अभिव्यक्त की है और वैश्विक चुनौतियों का सनातन समाधान और एकात्म मानववाद का जो एक दर्शन दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उसके संदर्भ में आज जो प्रबोधन दिया, सच में आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज से पूरे संसार में जो एक कोहराम मचा है, त्राहिमाम मचा है, तो रोगों से, सब प्रकार के नशा से, सब प्रकार की हिंसा, झूठ, बेईमानी, कदाचार और संसार के तमाम तरह के जो दुख दारिद्र्य हैं, उनका समाधान हमारे सांस्कृतिक सत्यों में सन्निहित है। उस पर जो प्रबोधन दिया उससे हम अभिभूत हैं और ऐसे योग धर्म, अध्यात्म धर्म के साथ अपने शासक धर्म, अपने राज धर्म और राष्ट्र धर्म को निभाने वाले मुख्यमंत्री पर पूरा राष्ट्र गौरव करता है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं पतंजलि योगपीठ में आदरणीय मुख्यमंत्री। महिला बाल विकास विभाग 6 दिसंबर को देहरादून में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य शामिल होंगे। इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर की बढ़ाई गए मानदेय के लिए आभार जाहिर किया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 20 से 25 हजार महिला आंगनबाड़ी वर्कर्स शामिल होंगी। उनका कहना है कि सरकार इस तरह के कार्यक्रम को कुमाऊं मंडल में भी आयोजित करेगी, जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। अभिव्यक्ति का कार्यक्रम रहेगा और दूसरा विभाग के जो ये 5 वर्ष रहे हैं और जिस प्रकार से ये 5 वर्ष सफलतम रहे हैं और जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों को समर्पित रहते हुए जो विकास कार्य किए गए हैं, चाहे उनके पोषण को लेकर हो, चाहे उनकी स्वच्छता को लेकर हो, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे उनकी शिक्षा को लेकर हो, तो वो सारी चीज़ों का जो है एक जश्न जो हमारे इन 5 सालों में काम किए गए हैं वह भी उस उपलक्ष्य में जो है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। निश्चित रूप से ये बहुत ही वृहद कार्यक्रम होगा और इसमें 20 से 25 हज़ार के करीब हमारी संख्या रहेगी। निश्चित रूप से एक आभार अभिव्यक्ति का कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद का कार्यक्रम है, जो कि बड़ा संदेश जो है मैं समझती हूँ कि आंगनबाड़ी कर्मियों के द्वारा भी और आम जनमानस के द्वारा भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को जो है वो अभिव्यक्त करने का एक अवसर जो है 6 तारीख को बन्नू इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम आहूत होने के माध्यम से जाएगा। चलिए, फिलहाल राजधानी जयपुर में एक शाम मानवता के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीधा रुख करेंगे इस कार्यक्रम की और ये कार्यक्रम विशेष तौर पर मूक बधिर
लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है एक शाम मानवता के नाम 2021 अभिव्यक्ति वेलफेयर सोसाइटी का आयोजन। ये सीधी तस्वीरें आपको कार्यक्रम की फिलहाल दिखा रहे हैं। फैशन शो यहां पर होगा, डांस की प्रस्तुति होगी और ये सभी कुछ इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के द्वारा किया जाएगा। ये एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस जैसा कि आपको बता दें कि आज विश्व विकलांग दिवस भी है और वर्ल्ड डिसेबिलिटी के दिन को अच्छे से चेरिश करने के लिए एवन टीवी की खास प्रस्तुति है। एवन टीवी के चैनल है डनी लोढ़ा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। तो मंच पर आप देख सकते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास को एक शाम मानवता के नाम कार्यक्रम में पहुंचे हैं। एक शाम मानवता के नाम, मैं संगीता गौड़ जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि ये हमेशा यहां पर आकर फंक्शन करती है, बच्चों के बीच में आती है और बच्चों के बीच में बैठकर उनकी खुशियों में शामिल होती है और बच्चों के मन की बात को समझकर और हमेशा कोशिश करती है कि मैं बच्चों के साथ खड़े रहकर कैसे बच्चों का उत्साह बढ़ा सकते हूं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारे बीच में उपस्थित लोकप्रिय एमएलए हमारे साथी आदरणीय रफीक खान साहब, आदरणीय अमीन कागजी साहब, आदरणीय ज्योति खंडेलवाल जी, आदरणीय सुमन शर्मा जी, आदरणीय अनिल लोढ़ा साहब, आदरणीय मनोज मुदगल साहब, आदरणीय जेडी जी, आदरणीय डॉक्टर रतन गुप्ता जी, अतुल गुप्ता जी, आदरणीय गिरिराज गर्ग साहब, पवन जी, जेडी जी, उनको नाम छूटे तो बता दो। नहीं, क्या होता है कि आजकल बड़ी दिक्कत है पॉलिटिक्स में, या तो नाम लो मत लो तो फिर सबका लो, नहीं तो कोई बेवजह मुंडो सुझा चले जाए, नाराज हो जाए, दिक्कत हो जाए। क्यों नाराज करें हम इतनी सी बात के, क्योंकि लीडर्स को तो सबको यदि कोई भूल जाओ तो भाई माफ करना। आज बहुत बड़ी तादाद में सारे कुंवारे इंतजारी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना में बड़ी दिक्कत रही, शादियां नहीं हो रही थी। तो कोरोना में जिन लोगों की शादी होनी थी वो कैंसिल हो गई। अब कोरोना गया, वापस दहशत चालू हो गई, 14 तारीख तक शादियां हैं, तो लोग शादी में मस्त हैं और बहुत बड़ी तादाद में शादियां हो रही है। मेरे भी परिवार में एक दो शादियां ऐसी है कि वहां जाना ही पड़ेगा। और ये प्यारे प्यारे बच्चे, मैं इनको यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तब भी मैं यहाँ पे आया हुआ। एक बार यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया था कोई, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम सब यहाँ पर आए, क्योंकि बच्चे इतने समझदार हैं यहाँ के कि यूनिवर्सिटी आ गए और यूनिवर्सिटी से मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। जब मैं पढ़ता था इनके जो सीनियर्स थे इनके भी उन्होंने हंगामा कर दिया, आंदोलन कर दिया, यहाँ पे बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ यहाँ पे। और वहां पर मैं आया खुद जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बहुत पुरानी बात हो गई, आज कम से कम 22, 23, 24 साल हो गए होंगे। यहाँ पर आकर मेरे साथ सारे स्टूडेंट आए, हमने उनका मामला शॉर्ट आउट किया। तो ये बच्चे इस देश की शान है, हमारी शान है। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, भगवान परीक्षा लेते हैं तब ऐसा होता है। ऐसे में मदर फादर की भी परीक्षा है, टीचर्स की भी परीक्षा है, और मैं उन टीचर्स को हैट्स ऑफ करता हूं जो इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उनके लिए जरूर तालियां बजाएं, क्योंकि वो टीचर सबसे स्पेशल होता है दुनिया में, इन बच्चों को ट्रेंड करता है। आसान नहीं है ट्रेंड करना, क्योंकि ये बच्चे आप क्या समझते हो, जिद पे आ जाए तो 1 मिनट में झुका दे सामने वाले। वो टीचर इस बात को समझता है, क्योंकि मेरी कई टीचर से बात होती रहती है। इन बच्चों के बीच में रहकर वो टीचर काम कर रहे हैं। आज के दिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम संकल्प लेकर जाएं कि जहां भी हमारी जरूरत हो, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार काम कर रही है, और जहां भी जरूरत होती है, ये वो स्टेट है जहां पर फ्री दवा, फ्री जांच, फ्री इलाज, जहां पर बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, जहां पे विकलांग पेंशन लोगों तक पहुंचती है, जहां पे पालनहार योजना है, जहां पर बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है तो रोडवेज में फ्री जाता है, सिर्फ एग्जाम का परमिशन लेटर दिखाता है, वहां पे पहुंच जाता है, वापस फ्री में जाता है। ये स्टेट की सोच है। और लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, एक बात तय कर लेना, जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा, लेकिन एक चीज वापस नहीं आएगी, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। जहां मौका मिले सेवा का, वो सेवा हाथ में ले लेनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, कौन देख रहा है,
भगवान देख रही हो ना, कौन देखे लो, वो नंबर देता है, वो फैसला करता है। और एक बात तय कर लेना, इस देश में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, पार्षद, आईएएस, आईपीएस, डीजी, चीफ सेक्रेटरी कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन काम किसका होता है ये आप मेरे से सुन लो। मेरे घर पे बहुत लोगों की भीड़ आती है, मुझे लोगों ने कहा आपके यहाँ बहुत भीड़ आती है, मैंने कहा इसलिए नहीं आती है कि मेरी ज्यादा चलती है, सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि लोगों को लगता है एक ये दरवाजा खुला पड़ा, इजी है, प्रोसेस आसानी से कोई भी घुस सकता है, तो सब घुस जाते हैं। इसलिए नहीं आते कि पावर ज्यादा है। और काम किसका होता है? मेरे पास लोग आते हैं, काम सिर्फ उसी का होता है। हम लोग, मेरे पास लोग आते हैं, मैं फोन करता हूं, लड़ता भी उन लोगों के लिए, काम सिर्फ उसी का होता है जिसका ऊपर वाला करना चाहता है। हम नहीं करवाते, जिसका लिखा हुआ है, भगवान जिसका काम करना चाहते हैं उसका होता है। हमें ये गलतफहमी हो जाती है हम कर रहे हैं, हम कौन, हम तो निमित्त मात्र हैं। एक पावर है जो दुनिया को चलाती है, उसको हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, लेकिन एक पावर है जिसका काम करना होता है, वो पावर उसका काम करती है। हमें ये गलतफहमी हो जाती है हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, काम तो ऊपर वाला कर रहा है, हमें मौका दे रहा है और उस मौके का लाभ उठाना चाहिए। जहां जिसकी मदद हो उसकी मदद करनी चाहिए। मैं भी संगीता जी आपके साथ खड़ा हूं, आपको बरसों से मैं जानता हूं, आप अच्छा काम कर रही है, आपकी एनजीओ भी अच्छा काम करती है, हर जगह आप खड़ी रहती हैं। मैं इन बच्चों को, मुझे पता है इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आज यहाँ पे होंगे, म्यूजिक प्रोग्राम भी होंगे, मेरी भी इच्छा थी, लेकिन मैं माफी चाहता हूं और आप सबको आज के दिन बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत है। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर देश पर मर मिटने वाले वीर सपूतों के आंगन से मिट्टी इकट्ठा कर उत्तराखंड में बनने वाले 5वें सैन्य धाम के लिए रवाना किया गया। तो वहीं पूर्व सैनिकों को शहीद परिवारों को ताम्रपत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि वीर सैनिकों का सम्मान हमारी नई पीढ़ी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगा। आज हमारे 4 ब्लॉक हैं, कसौली, जोशीमठ, घाट और कोठी। इसके 62 जो शहीद परिवार के परिजन हैं, जो जवान हमारे वीर रणबांकुर जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है 1948 के बाद, 1948 की जंग में, 62 की जंग में, 1965 की जंग में, 71 की जंग में और कारगिल 1999 की जंग में जिन्होंने शहादत दी है, उन रणबांकुरों के परिजनों को आज हम सम्मान कर रहे हैं। सैनिक सम्मान यहाँ पर आयोजित हो रहा है और ये 4 ब्लॉक का कार्यक्रम है। जोशीमठ, दसोली, घाट और कोबरी ब्लॉक के 62 शहीद परिजन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनको ताम्रपत्र भेंट किए जाएंगे और ये करीब सभी जिलों का है। तो ये 4 ब्लॉक का ब्लॉक वाइज प्रोग्राम होगा। ये 4 ब्लॉक का हम यहाँ पर कर रहे हैं गोपेश्वर स्टेडियम में। जिन्होंने हमको इतना सम्मान दिया है और हम आज अपने जगत भाव से बदल हो रहे हैं, जो इतनी बड़े सम्मान है। चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 4 दिसंबर को प्रदेश के करोड़ों की योजनाओं की सौगात उसे देने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को विपक्षी चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक मायनों से जोड़ते देख रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दौरे को चुनावी बताया, तो वहीं उनका कहना है कि आज जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी चरम पर चली गई है। जनता को अब समझ में आने लगा है कि कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से भाजपा को चुनावी फायदा मिलने वाला नहीं है। अल्मोड़ा विधानसभा के खूंट से कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंका। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस लगातार परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है। अब तीसरे चरण में 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून में एक बड़ी जनसभा करेंगे, जो कि ऐतिहासिक होगी।
तो वहीं विधानसभा चुनावों में बदलाव की राजनीति जोर देते हुए आप पार्टी ने जहां उत्तराखंड में अपना चुनावी प्रचार अभियान तेज कर दिया, तो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल को देखते हुए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को पसंद किए जाने की बात आई है सामने। जनता इसे तीसरे विकल्प के तौर पर देख रही है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में केवल मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं और 21 सालों में भाजपा में कांग्रेस की नूरा कुश्ती चल रही है और आम आदमी पार्टी के लिए राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रैलियां तेज कर दी है। ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार काफी एहतियात बरत रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री की रैली से पहले देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में सभी पदाधिकारियों का कोरोना टेस्ट किया गया ताकि कोई भी कोरोना पॉजिटिव रैली में शामिल न हो सके। इस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा सांसद और विधायक शामिल होंगे। तो वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने चमोली तहसील के अंतर्गत विभिन्न मतदान स्थलों का औचक निरीक्षण कर निर्वाचन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बीएलओ से मतदान स्थलों पर पंजीकृत मतदाताओं, नए वोटर और पूर्व निर्वाचनों में वोटिंग प्रतिशत के बारे में जानकारी ली। साथ ही सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि ऐसे में जो युवा 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हो रहे हैं, उनका अच्छी तरह से संप्रेक्षण कर लिया जाए, जिससे कोई भी नागरिक अभी भी अगर छूट गया तो उसका पंजीकरण करना सुनिश्चित किया जाए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।